व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में कुछ लोग जमहूरियत को ताने देते हैं, जमहूरियत को चलने नहीं देते। मैं ज़ाती तौर पे ऑब्वियसली जमहूरियत का कायल हूं, लेकिन जो जमहूरियत पाकिस्तान में है उस पर मेरी तो खैर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, क्योंकि जमहूरियत का मतलब बेसिकली ये होता है कि जिस तरह के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ कि जब वो खलीफा बने तो वो भी अवाम के सामने जवाबदेह थे। उन्होंने अपने आप खुद अवाम के सामने जवाबदेह किया। अब इतने जलील कदर सहाबी, इतना बड़ा नाम, वो जब अवाम के सामने जवाबदेह हो सकते हैं तो पाकिस्तान के इलेक्टेड हुक्मरान क्यों नहीं है? इसलिए यहाँ पर जमहूरियत की एप्लीकेशन जो है उस पर ज़रूर हमारी तनकीद है। लेकिन आज मैं आपको जो एक वाक़या बताने लगा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिससे हम सीख सकते हैं कि जमहूरियत असल में होती क्या है, जो कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों को बादियुल नज़र में आर्ग्यूबली नज़र नहीं आती। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा हो गया है और वो शुरू भी हो जाएगी, होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उनका सिर्फ इतना जुर्म है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म उन पर नहीं है, कोई उनके बच्चों और उनके एहसासों का मामला नहीं है, कोई उनकी ऑफशोर कंपनी का मामला नहीं है। उनका सिर्फ इतना जुर्म है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का कि उन्होंने हॉलीडेज गुजारी हैं प्राइवेट। और आगा खान जो है बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं एक फिरके के, उनके कहने पर उन्होंने ना सिर्फ उनकी ज़ाती रहायशगाह में छुट्टियां गुजारी जिस पर तहकीकात का सामना करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि उनका जो जेट था वो भी इस्तेमाल किया। इसमें भी सवालात उठ गए। एथिक्स कमेटी जो है उसको लिखा है अपोजिशन ने कनाडा की कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी और के साथ ज़ाती ताल्लुकात रखता है किसी और मुल्क के शख्स के साथ, तो हो सकता है वो उसको एक अननेसेसरी बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हो। इतना कड़ा पैमाना है। आपके सामने जो तहकीकात की रिपोर्ट चल रही है जिसकी बेस पे लग ये रहा है कि शायद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अब तहकीकात का, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़े। ज़ाती हेलीकॉप्टर, ज़ाती हॉलीडे, सिर्फ इतना जुर्म है और अभी ये साबित तो खैर नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ इतने इल्ज़ाम के ऊपर भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का जो तख्ता है वो उलट सकता है। ये है जमहूरियत का हुस्न जो पाकिस्तान में फिलहाल अभी नहीं हमें देखने में आया किसी भी अदवार में। बहुत से लोगों को आज भी पैनामा की कार्रवाई चलती रही, आज भी बहुत से लोगों को मनी ट्रेल नजर नहीं आया, लेकिन हुकूमत कह रही कि मनी ट्रेल उन्होंने दे दिया है। बहुत से लोगों के नज़दीक अभी तक मामला ख़त्म नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी के ज़ेर कफालत का, लेकिन हुकूमत कह रही है कि मामला आधे ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। इन तमाम मामलात पर ज़रूर बात करेंगे आज व्यूअर्स प्रोग्राम में, लेकिन एक वक्फा लेंगे और वापस आते हैं इस शो में। जी, बहुत वार्म वेलकम असद उमर साहब को, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को, जस्टिस जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की, असद उमर साहब, मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इस वजह से इन्वेस्टिगेशन फेस करने वाले हैं कि उन्होंने प्रिंस करीम आगा खान जो कि ज़ाती दोस्तों के साथ हॉलीडेज गुजारी। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत का ये म्यार है? मैं स्टार्ट तो इधर से कर लूँ, मेरा ज़ाती ख्याल तो ये नहीं है अभी तक, लेकिन व्हाट इज़ योर टेक? सर, ये तो बहुत ही ऊंचा मेयार है और इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी पाकिस्तान भी यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है वो तो किसी भी जमहूरियत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो इस वक्त सूरत हाल है पिछले 4 दिन से जो कोर्ट के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म जो हैं उनके वकील 4 दिन से कोर्ट में खड़े होकर एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे आईनी कानूनी दलाइल देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों अगर वजीर आजम ने पार्लियामान के अंदर झूठ बोला तो उनकी गिरफ्त नहीं होनी चाहिए, क्यों अगर उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की और कोई असासे छुपाए मुल्क के बाहर तो उनकी गिरफ्त नहीं होनी चाहिए। एक अजीबो गरीब तमाशा पिछले 4 दिन से जारी है। इस्तिस्ना उन्होंने मांग लिया है झूठ बोलने के खिलाफ पार्लियामान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार को उन्होंने चैलेंज कर दिया है। भाई बहुत सादा सी बात है, आप पे इल्जाम लगा है, इस वक्त तो केस इतना आसान हो गया, एक दस्तावेज पे आ गया है। नेस्कॉल और नीलसन की जब शेयर खरीदे थे शरीफ खानदान ने, वो एक दस्तावेज जाके रख दे, केस कल खत्म हो जाएगा। पूरा मुल्क हैजान की कैफियत में है, लेकिन ये दिफा नहीं पेश किया जा रहा है। दिफा ये पेश किया जा रहा है कि आइन, पूरा आइन खंगाला जा रहा है कि किस किस आइनी शिक के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स ना देना, एसेट्स कंसील करना, पार्लियामान के अंदर झूठ बोलना, कौम को गुमराह करना, ये तमाम चीजें जो है इनकी इजाजत होनी चाहिए।
अच्छा, लेकिन आज तो मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। उन्होंने पीआईडी में आई थिंक कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कहा कि हम तो मनी ट्रेल दे चुके हैं और जो मरियम साहबा का मामला है वो भी आधे के करीब हल हो चुका है। तो आप सेटिस्फाई नहीं हुए अभी तक? उनके वकील तो दलाल मुकम्मल कर चुके हैं मखदूम साहब। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कामरान जो हो रही है। मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो कोई मुस्लिम लीग नून के आम तर्जुमान नहीं है, वो वजीर आजम के तर्जुमान है। वो मेरे साथ उन्होंने मिलकर प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा बिल्कुल इस्तिस्ना नहीं मांग रहे, और आप देखिएगा कल सुबह कोर्ट के अंदर जाके बिल्कुल वाजे कर देंगे वजीर आजम के वकील। वजीर आजम के वकील ने अगले दिन खड़े होकर कहा कि जी हाँ, मैं 248 में इस्तिस्ना नहीं मांग रहा, 66 के अंदर मैं इस्तिस्ना क्लेम कर रहा हूं। आज जो है वो कह रहे हैं कि मनी ट्रेल दे दी गई। वजीर आजम का वकील ने आज कहा है, आज कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा है कि मनी ट्रेल जो है वो आके बच्चों के वकील देंगे। तो ये बाकी तो सब तर्जुमान को वो क्या किसी को पता साहब वो बच्चे इसलिए देंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम, उनको नहीं पता कि वकील क्या कह रहा है। अच्छा साहब, प्राइम मिनिस्टर का नाम ऑन द जो वकील साहब ने बताया नहीं है पैनामा लीग में, इसलिए बच्चे देंगे ना। असल बात तो ये उनका नाम ही नहीं है पैनामा लीग में प्राइम मिनिस्टर का, तो वो क्यों दें? तो दो मुख्तलिफ बातें होंगी ना कामरान शाहिद। एक तो ये हो गया कि हम मनी ट्रेल दे चुके हैं, शायद वो उस कतरी शहजादे की जो एक लिरी थी उसको खत भी कहना ज्यादती है, वो उसकी जिक्र कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने तो नहीं कहा मैंने मनी ट्रेल दी है, उन्होंने कहा मनी ट्रेल दी ही नहीं। और उन्होंने वो उज्ज इस्तेमाल किया जिसका आप अब जिक्र कर रहे हैं कि जनाब उसमें वजीर आजम का नाम नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 नवंबर से लेके आज तक इस केस को सुन रहा है। पूरा बेंच पहले बैठा, 1.5 महीना सुनने के बाद उन्होंने कहा अभी ये मुकम्मल नहीं हुई। अगर नाम ही कहीं नहीं है, अगर वहां पर कोई इल्जाम सबूत दिया ही नहीं गया है, तो ये 2.5 महीने से सुप्रीम कोर्ट में क्यों केस सुन रहे हैं? वहां पर अगर वजीर आजम का नाम ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद, आपको पता है ना कि इन्होंने ये कह के कि हम सुप्रीम कोर्ट का दायरे कार को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, चैलेंज कर दिया था। अटॉर्नी जनरल साहब खड़े हुए, अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दे दिए कि जी क्यों मेंटेनेबिलिटी नहीं है, साथ साथ ये भी कहते रहे लेकिन हम चैलेंज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने, बेंच ने रिटन ऑर्डर जारी किया कि क्यों ये सुप्रीम कोर्ट का केस सुनने का सिर्फ हक नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम इन्वॉल्व हैं। तो ये पता नहीं कौन सा केस देख रहे हैं, ये शायद कोई और केस देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कोई और केस देखता है। बिल्कुल आपका एक पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब बड़े सेटिस्फाइड है माशाल्लाह, हमेशा खैर सेटिस्फाइड रहते हैं। मुझे लगता है मुसद्दिक मलिक साहब आपकी तरफ से भी बात कह रहा हूँ, आपका वही मामला जो नईम बुखारी साहब का, वो कहते हैं हम तो कभी वकील नहीं हारते, केस मौक्कल हारता है। तो मुसद्दिक साहब जो है ना वो बड़े कॉन्फिडेंस में है कि जो भी हारे मुसद्दिक साहब भी हारे, क्यों मुसद्दिक साहब बड़े सेटिस्फाइड है बॉडी लैंग्वेज? जी हाँ, मेरे ख्याल में बड़ी आज सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन था जो वकील ने हमारे पेश किया। अच्छा। और मेरे ख्याल में ये जो बात असद उमर साहब कह रहे हैं, पहले तो मैं उसकी तस्हीह कर दूं। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास 2-3 तरीक़ाकार थे इस्तिस्ना लेने के। एक तो वो इस्तिस्ना ले सकते थे अपनी ज़ाती हैसियत में एज प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने लिया था, उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया। दूसरा, वो मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर सकते थे, क्वेश्चन कर सकते थे, उन्होंने बिल्कुल मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं किया। और आज भी खड़े होकर उनके वकील ने कहा कि हम मेंटेनेबिलिटी को क्वेश्चन नहीं करेंगे। तीसरा, खैर जो चीज़ उनके इख्तियार में नहीं है, यानी जो इस्तिस्ना आर्टिकल 66 है वो देता है पार्लिमान को। अगर वजीर आजम पाकिस्तान चाहें तो असद उमर साहब का जो इस्तेहकाक है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो मौलाना फजलुर रहमान का इस्तेहकाक खत्म कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी क्लॉजेस है, क्या ये किसी भी मॉरल ग्राउंड पे स्टैंड करती हैं? ये बस कोई लीगल ग्राउंड बना के उस पर स्टैंड करती है? और दूसरा सवाल उसके साथ ज़िम्नन कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, ख्वाह असद उमर साहब हैं या आप हैं या मैं हूं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो किस तरह उनको प्रिविलेज मिल सकती है? मतलब दुनिया के किस कानून, शरीयत की किस क्लॉज या स्पिरिट के तहत आप ऐसा अगर कानून बना भी है तो इसको तो कोर्ट को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, और आपको कहना चाहिए कि वाकई उठा के बाहर फेंक देना चाहिए आज इस टॉक शो में कि आप क्या झूठ की भी प्रिविलेज है, क्योंकि आप पार्लियामेंट में खड़े हुए, आप मौजूद एमएनए हैं, तो आप झूठ बोल सकते हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, पहली बात तो ये कि आप इल्जामात लगा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पीटीआई लगाती है। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हो, मैं तो अपने पे भी लगा रहा हूं। पाएंगे पीटीआई भी पेश मैं तो अपने पे भी, आप मेरे पे कोई नथीला कर, मैं कह रहा अगर मैं भी एमएनए हूं तो मैं भी अगर झूठ बोलता हूं तो मैं किस तरह इम्यूनिटी मिल सकती है मुझे? व्हाई, ऑन विच ग्राउंड? जी बिल्कुल, मैंने तो आपको बड़ा साफ कहा है कि ये कानून जो आया है
ये बादशाहत के खिलाफ आया था, आज से तकरीबन 450 साल पहले, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो गुफ्तगू होती थी उसको इस्तेमाल करते हुए लोग जो हैं वो लोगों को कोर्ट्स के अंदर घसीट लेते थे या अपनी बादशाह जो हैं अपने कोर्ट में उनको सज़ा दे देते थे। तो फैसला ये किया गया कि कोर्ट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इस्तेहकाक होगा पार्लियामेंटेरियंस का ये कि वो जो मर्जी बात करें। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें जैसा कि आप आज कह रहे हैं तो आप कोई भी बात ये करें, अगर नहीं देखें, पहले एक बात तो मैं आप पे वाजे कर दूं कि 30 मरतबा, तकरीबन 30 मरतबा दलाइल पेश किए हैं हमारे वकील ने कि प्राइम मिनिस्टर ने कतन किसी सूरत भी कोई गलत बयानी नहीं की। तो वहां पे कोर्ट के अंदर दो बातें हुई हैं, एक आईनी बात हुई है और एक फैक्चुअल बात हुई है। फैक्चुअली उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कतन कोई झूठ नहीं बोला। अगर अदालत चाहे, अगर अदालत 66 को इंटरप्रेट करना चाहे, ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये इस्तेहकाक जो है इसकी कौन सी मॉरल लॉजिकल ग्राउंड है? हाँ देखिए ना, ये फैसला तो असद उमर साहब को असेंबली में जाके करना है क्योंकि उसके मेंबर हैं ये अंदर जाके मूव करें कि 66 आप झूठ बोल सकते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, आप प्राइम मिनिस्टर पे तो इल्जाम लगा रहे हैं गलत बयानी का, लेकिन जिस 66 क्लॉज का ये रेफरेंस दे रहे हैं मुसद्दिक साहब, वो लिखी हुई दस्तूर में, आप असद उमर साहब झूठ बोल सकते हैं, ये क्या बात हुई? आप इलेक्टो के झूठ बोल सकते हैं ना, आप कम से कम नहीं एक मिनट देखिए कामरान साहब, कामरान साहब जी कर लें, आप कंप्लीट कर लें सर। ठीक है, मुझे मुकम्मल कर देखें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप पार्लियामान में जाएं और कम से कम मूव कर दें कि 66 का इस्तेहकाक खत्म कर देना चाहिए। आप ये तो कर सकते हैं ना, आप पार्लियामान के मेंबर हैं, आप मूव करें। जी मैं इनसे पूछ लेता हूं, वैसे मुसद्दिक साहब मुझे ये लगता है कि हमारी जो अदालत है उसकी, सर मुसद्दिक साहब मैं इनसे पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। असद उमर साहब, आपको झूठ बोलने का राइट है क्योंकि आप इलेक्ट हुए इस्लामाबाद से। जी मैं इसका जवाब, जी ये बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल पूछ लिया जी। अगर ऐसा होता, अगर कानून ये कहता तो मैं उसके खिलाफ बिल्कुल कल सुबह मोशन लेके चला जाता, लेकिन कानून ये कहता नहीं है और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जज साहिबान जो हैं बेंच पे बैठ के बहुत वाज़े तौर पे इसका जवाब दे चुके हैं और उनका जवाब थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन फिर भी आवाम के लिए। उन्होंने कहा यह कि जनाब के कानून की कोई आइन की कोई भी शिक जो है उसको बजाते खुद अलग से नहीं पढ़ा जाता, उसको पूरे आइन के पैराए के अंदर पढ़ा जाता है। आइन के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि 5(2) के अंदर कि आप कानून के मुताबिक काम करेंगे, यानी अगर आपने हल्फ उठाया है कि आप हमेशा सच बोलेंगे तो फिर आप सच बोलेंगे। भी लिखा हुआ है। तो किसी भी आईनी तशरीह के मुताबिक किसी मेंबर नेशनल असेंबली को यह इस्तेहकाक हासिल नहीं है कि वो असेंबली के अंदर खड़ा होकर अब असेंबली के फ्लोर पर झूठ बोले और कौम को गुमराह करे। हमारे ख्याल में ये एक सिर्फ गलत तशरीह नहीं है आइन की, ये पाकिस्तान के आइन की तौहीन के मुतरादिफ है कि हम ये कहें कि आइन के तहत असद उमर को ये इस्तेहकाक हासिल है कि असेंबली के फ्लोर पर खड़ा होकर झूठ बोले और कौम को गुमराह करे। लेकिन इसके अलावा हम जो पैगाम इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को भेज रहे हैं ना, क्योंकि याद रखें पाकिस्तान में जमहूरियत अभी जरा निस्बतन नई आई है और जमहूरियत के ऊपर पाकिस्तानियों का यकीन जो है वो कोई बहुत गहरा नहीं हुआ अभी तक, आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि हो जाएगा। अगर हम बता रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को कि ये हमारी जमहूरियत है, कि वो पार्लियामान जहां हम कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल होना चाहिए, वो पार्लियामान ये इस्तेहकाक देता है मेंबरान को, एमएनएस को, कि वो खड़े होके अगर चाहें तो झूठ भी बोल सकें, तो हम क्या कह रहे हैं कौम को? हम क्या पाकिस्तान के नौजवानों को बता रहे हैं कि ये किस किस्म मैं अब जनरल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन जाते नहीं एक मिनट कामरान साहब, नहीं जाने से पहले आप इनको कहें कि ये कल 66 के खिलाफ तहरीक मूव करें ना। मैंने तो कहा है, वो कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं एक मिनट ठहरे, नहीं अच्छा चलें एक मिनट ठहरिए। अगर इनकी बात ठीक है फिर तो प्राइम मिनिस्टर ने किसी इस्तेहकाक को मजरू किया ही नहीं है। अगर इनकी बात ठीक है तो फिर सुबह ये डिबेट हो जानी चाहिए इसके ऊपर अदालत के अंदर। ये फैसला तो अदालत ने करना है ना। अदालत ने प्राइम मिनिस्टर की तमाम तकारीर सुने मेरी बात, नहीं एक सेकंड ठहरिए, एक सेकंड, नहीं एक मिनट दीजिए। अदालत के अंदर प्राइम मिनिस्टर की वो तकरीर जो उन्होंने अवाम से की है और दीगर तमाम बातें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं, ये नहीं कि डिस्कस नहीं हुई हैं।
अगर इनकी इंटरप्रिटेशन ठीक है तो अदालत को वो वाली तकरीर पार्लियामान वाली भी डिस्कस करनी चाहिए थी। अगर इनकी बात ठीक है तो अदालत को कल बुला लेना चाहिए और उस पर डिस्कशन नहीं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वकील ने तो दलील मुकम्मल कर ली। और अगर इनकी बात जो मैं कह रहा हूं वो ठीक नहीं है कि अदालत ने नहीं उस पर डिस्कशन की, तो फिर असद उमर साहब को जाके 66 के खिलाफ एक मूव करनी चाहिए मंडे को कि इसको आर्टिकल 66 को खत्म किया जाए। अब इनकी इखलाकी जिम्मेदारी है, इसके बाद जो इन्होंने बात की है कि जाके फ्लोर के ऊपर मूव करें 66 नहीं जनरल साहब नहीं सर, आपने अलाउ किया है अगर तो अब मुझे जवाब भी देना पड़ेगा। जी कर दे रही जनरल साहब, आई एम सॉरी, मैं आ रहा हूं आपके पास जी असद साहब। फिर मुसद्दिक मलिक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त सवाल पूछा दोबारा से कि अगर ये तकरीर जो पार्लियामान के अंदर हुई है, अगर इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, अगर उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई, अगर उसके ऊपर जजेस ने सवाल नहीं पूछे, तो बिल्कुल हमें उसके खिलाफ बात करें। लेकिन सर पूरी तकरीर पढ़ के सुनाई गई है। हामिद खान साहब ने पूरी बिस्मिल्लाह से लेकर शुक्रिया तक तमाम वो तकरीर पढ़ के सुनाई, किसी जज ने नहीं रोका। जजेस ने उसके ऊपर सवालात किए हैं। तो फिर इनका एतराज क्या है? तक पूछा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आपका जवाब है और जो स्पीचेस में ये पूरी इसी सुप्रीम कोर्ट की, सबको पता है सदिक साहब, ये तो नहीं बात रही ये पूरी बातें सारी इसी कोर्ट के सामने हो चुकी हैं। नहीं, तकरीर अगर तकरीर हो गई है एडमिट, तकरीर पे बात हो गई है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं, आप वकील मांग रहे हैं सर, नहीं हुई तो इनको 66 मसला सिर्फ ये है, मसला सिर्फ ये है कि वजीर आजम के वकील और वजीर आजम के नुमाइंदे जो हैं वो कौम के सामने आके कहते हैं कि ये 66 के इस्तेकाल है। हमें आपकी तशरीह पे इतराज है, जजेस पे इतराज नहीं है। मैं तो इसलिए बोल ही नहीं रहा। आज तो मैं आप दोनों को सामने ले आया हूं। वो जुबैर साहब मुझसे नाराज होकर चले गए बीबीसी की स्टोरी के ऊपर। जी नहीं, मैं आज बोल ही नहीं रहा। मेरी बात सुने। नहीं, मुसद्दिक मलिक साहब नाराज होने वाले नहीं है। You cannot speak from both sides of your mouth. अगर तो अदालत ने उस तकरीर के ऊपर बात की है तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास तो हक नहीं 66 खत्म करने का। अगर अदालत ने इनकी तकरीर सुन ली है तो फिर ये किस बात पे मोतरज हैं? और अगर अदालत ने नहीं सुनी तो जाके मूव क्यों नहीं करते 66 के खिलाफ? एक मिनट सही नहीं हो सकती। उमर साहब एक मिनट एक मिनट आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अदालत ने तकरीर सुनी है, इसलिए सवाल हो गया ना कि उसमें कंट्रडिक्शन को हाईलाइट किया गया। लेकिन मैं जरा जाऊंगा जनरल साहब के पास, सुनी है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं कामरान आप जब भी सवाल अलाउ करेंगे फिर जवाब ये अलाउ करेगा, या तो सवाल ना अलाउ करें। अब आप जवाब जो है बहुत सादा से सुन लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं है। सर हमें एतराज जजेस पे नहीं है, हमें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ने जिस तरीके से तकरीर के साथ डील किया, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज ये है कि वजीर आजम का वकील और वजीर आजम के नुमाइंदे जो टेलीविजन पे आ रहे हैं, वो कौम के सामने खड़े होके एक गलत तशरीह करके कौम को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आईन उसके MNAs को इजाजत देता है कि पार्लियामान के अंदर खड़ा होकर झूठ बोले और कौम को गुमराह करे। हमें एतराज आपकी बात पर जजेस पे नहीं है। अब मैंने जाया जनरल साहब के पास, लेकिन मैं छोड़ के जा रहा हूं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब इल्जाम लगा रहे हैं और गलत इल्जाम लगा रहे हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हैं, और ये हमेशा ऐसा करते हैं, ये इनको जेब नहीं देता। चलिए ठीक है, आपकी खुशी, मैं आपकी खुशी एक सवाल छोड़ के आपके पास जा रहा हूं जनरल साहब को, ताकि आप जवाब तलाश करें। चले जी, अदालत के अंदर असेंबली के अंदर तो मुसद्दिक साहब जो आप फरमा रहे हैं झूठ सच बोल सकते हैं MNA MPs, लेकिन अदालत से बाहर जो आपकी सरकारी खबर रसा एजेंसी है ये भी झूठ बोल सकती है, क्योंकि उन्होंने झूठी खबर लगवाई आज अखबारात के अंदर के BBC जो फ्लैट्स के ऊपर जो की मलकियत के ऊपर जो उन्होंने किया, नवाज शरीफ साहब की फैमिली की मलकियत, जो खबर लगाई BBC उर्दू ने, सरकारी खबर एजेंसी ने आज ये झूठी खबर लगाई अखबारात के अंदर दी कि जी वो उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है BBC की तरफ से, वो सहाफी को जो है वो अकाउंटेबल किया जा रहा है, वो खबर झूठी थी। आज BBC ने ट्वीट किया है, BBC उर्दू ने, और ट्वीट करने के बाद उन्होंने बताया कि देयर इज नो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस BBC रिपोर्टर, द न्यूज इज एक्यूरेट, इट इज इम्पार्शियल, और ये स्टैंडर्ड्स ऑफ एडिटोरियल और स्टैंडर्ड्स जो इम्पार्शियलिटी उसको पूरा करती है। मैं जवाब आपसे बाद में लूंगा कि क्या आपकी सरकारी खबर एजेंसी जो है नवाज शरीफ साहब का केस जब से चल रहा है उसको भी इम्यूनिटी मिल गई है कि जो चाहे करे वो, इसमें जरा जरूर जवाब दीजिएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि करेंगे। जनरल साहब के पास में आ रहा हूं। जनरल अमजद शोएब साहब, सर आपके नजदीक ये पार्लियामान की 66 की मौजूदगी में, 62 की मौजूदगी में और 63 की मौजूदगी में जब एक MNA जो है सादर का अमीन भी होगा, ये जो इंटरप्रिटेशन वकील कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के कि जी उनको इम्यूनिटी है, वो स्पीच में जो चाहे कहे, उनको क्या सबको इम्यूनिटी है, इससे आप एग्री करते हैं बीइंग अ सिविलियन राइट नाउ, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं है? जी
देखिए, पहली बात हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि इम्यूनिटी जो है वो हुकूमत के कारगुजारी या हुकूमत के काम, सरकारी काम को चलाने के मामले में अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि कल को आपके लिए कोई लीगल प्रॉब्लम पैदा करती है, तो आपको इम्यूनिटी हासिल होगी, क्योंकि आपने हुकूमत को चलाने के लिए और अपने मुल्क के बेहतरीन मफाद में आपने हो सकता है कोई झूठ बोला हो या गलत बात की हो। लेकिन जहाँ ये किस्सा चल रहा है, ये वज़ीर आज़म का एक ज़ाती इशू है, उनकी ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम है, और ज़ाती इल्ज़ामात के ऊपर या ज़ाती अपने कैरेक्टर या कॉन्डक्ट के ऊपर इम्यूनिटी नहीं है। एक आदमी प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के कत्ल कर दे और वो ये कहे चूंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे फलां आर्टिकल के तहत इम्यूनिटी है, तो वो इम्यूनिटी नहीं है। ये जुर्म है जो उसने इर्तकाब किया और उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। सो ये हमें फ़र्क रखना चाहिए कि इम्यूनिटी जो दी गई है वो इसलिए दी गई है कि सरकार के कारोबार को चलाने के मामले में, हुकूमत के मामलात को चलाने के मामले में, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड या और जो इंटरनल सिचुएशन से रिलेटेड मामलात में बात करूं। अच्छा, अब मैं दूसरी बात, मैं एक सेकंड में जो इसी पे मैं एक और वजाहत दे दूं। अब बात यह है कि जो इनके वकील हैं, बड़े मंजे हुए वकील हैं माशाल्लाह, मखदूम अली खान मैं जानता हूं, बहुत ही पुराने अटॉर्नी जनरल भी रहे। उन्होंने जो वहां पे जिक्र किया इसका इम्यूनिटी का, वो बिल्कुल रिकॉर्ड पे उन्होंने इम्यूनिटी की बात की। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस ना हो, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो वकील हैं, वकील सफाई, गालिबन वो अपनी माहिराना राय में ये महसूस करते थे कि वजीर आजम साहब के पास सवाए इम्यूनिटी लेने के और कोई बाहर निकलने का रास्ता है नहीं। ये बड़ा पॉइंट है। उन्होंने वहां पे इम्यूनिटी की बात की। अगर वो एक माहिर वकील होते हुए इसका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि लाजमन उनका एनालिसिस अपना एक वकील की हैसियत से होगा कि यहां अगर हमने कोई बाहर निकलने का रास्ता लेना है इस गुत्थी से, तो वो हमें इम्यूनिटी क्लेम कर लेनी चाहिए। अब चूंकि उसके ऊपर जजेस के भी रिमार्क्स आए और फिर बाज लोगों ने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने तो इम्यूनिटी मांगी नहीं, तो मेरा ख्याल है कि उस पे बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, और जरूर डॉक्टर साहब करेंगे रिस्पॉन्ड। लेकिन एक और सवाल आपसे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये मसला वहां मौजूद है। ये तो अब आप अगला सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं जनरल साहब, वो ये आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? जी, ये तो आपके नजदीक जो है नवाज शरीफ साहब के वकील की सोच हो सकती है कि जी वो क्योंकि और किसी ग्राउंड पे वो नवाज शरीफ साहब को नहीं निकाल सकते उसमें से, तो उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड का सहारा ले रहे हैं, राइटली और रॉन्गली। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मेरा आपसे एज अ ले पर्सन, क्योंकि आप तो किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, आप जी इसकी प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं हमारी तरह अखबारात में, मनी ट्रेल के बारे में बार बार पूछा जा रहा है। मुसद्दिक मलिक साहब और हुकूमत के वकील ये समझते हैं कि वो अपना मुकदमा साबित कर चुके हैं, ख्वाह उनकी साहबजादी के हवाले से हो या उनके अपने हवाले से नवाज शरीफ साहब के। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है जनरल साहब? नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। सिर्फ वजीर आजम के हवाले से, वजीर आजम के हवाले से, क्योंकि बाकी दोनों केसेस अभी पेश होने हैं। ठीक है, नहीं आपने कहा था आधा हो चुका है उनका भी जेर कफाला मरियम। देखिए, मैं डेढ़ मसला करूं कि मनी ट्रेल के बारे में कोई हतमी चीज सामने नहीं आई। अलबत्ता मनी ट्रेल के बारे में मैं समझता हूं मुकदमे में बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा करने में कामयाब जरूर हुए हैं। वो इतना ज्यादा कंफ्यूजन कर दिया है कि मेरा अपना ख्याल है कि कोर्ट के लिए भी कोई जजमेंट स्ट्रेट अवे देना मसला होगा, और हो सकता है कि उनको किसी इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेना पड़े या कोई टेक्निकल आदमी से असिस्टेंस लेनी पड़े, क्योंकि इस किस्से को बड़ा मॉडल किया गया है। इसमें अगर तो मनी ट्रेल बड़ी वाज़ेह सामने हो, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर एक आदमी ने अपनी जायज़ आमदन से एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो वो उस वक्त की अपनी टैक्स रिटर्न ला के सामने रखेगा और कहेगा कि ये मेरी आमदन थी, ये मैंने इसमें से ये खरीदा, और फिर जो आमदन बाहर भेजी या जिसके जरिए खरीदा वो उसका बैंकिंग चैनल्स आपके सामने रख देगा। लेकिन जहां बड़ा रिगमारोल पेश किया जाए और आपको कभी कतर और कभी लंदन और कभी सऊदी अरेबिया और कभी अबू धाबी ले जाया जाए, तो वो इतना कंफ्यूजन है कि मेरा अपना नहीं ख्याल कि अदालत में कोई ऐसी एक्सपर्टीज मौजूद है। तो मुझे लगता ये है कि इस केस में, और मैं फिर जो वजीर आजम का कॉन्फिडेंस देखता हूं, बाकी भी पार्टी का कॉन्फिडेंस देखता हूं, तो उससे भी मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा केस। बिल्कुल ठीक। असद उमर साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा जरूर, कि ये जो तहाइफ आए, एक्सचेंज ऑफ तहाइफ, उनसे क्या साबित नहीं हो रहा नवाज शरीफ साहब का केस? और इसके साथ साथ जो बातें बताई गई है, मरीम नवाज साहबा की टैक्स डिटेल्स दी गई हैं, और ये कि पहले नवाज शरीफ साहब ने तोहफा दिया, फिर उन्होंने पैसे वापस कर दिए, पहले वैसे जरी जमीन खरीद के दी, फिर मरीम साहबा ने वापस कर दी। आपके ख्याल मरीम नवाज साहबा केस क्लियर नहीं हुआ आपके नजर में असद उमर साहब? सर बिल्कुल, तो क्लियर, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश बची ही नहीं ना,
कि मरियम नवाज जो हैं उनके पास अपना जो आमदनी का जरिए हैं उससे उनका रहन सहन, उनके असासे जो हैं वो किसी तरीके से भी वो जस्टिफाई हो ही नहीं सकते। उनको किसी न किसी और जरिए की ज़रूरत है। वो जरिया उनके, जब आप शौहर की देखिए आमदनी जो उन्होंने टैक्स अदा किया है उससे किसी तरीके से नहीं पूरी होती, तो वो आमदनी, ये जो उनका रहन सहन है वो पूरा किया ही जा रहा है उन तोहफों से जो तोहफे उनके पास आ रहे हैं बुनियादी तौर पे उनके वालिद के पास से। तो जो बिल्कुल बुनियादी जो डेफिनेशन है कानून के अंदर कि वो डिपेंडेंट हैं या वो ज़ेरे किफ़ालत हैं अपने वालिद साहब के। वालिद साहब के बारे में तो बहुत अच्छे सवाल, कल अगेन मैं तो वही रिपीट करता हूं जो मैं जजेस से सुनता हूं। जजेस ने ये सवाल पूछे हैं कि ये कैसा क्या सिलसिला है कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के तहफ आ गए 3 साल के अंदर। बेटा हर साल जो है वालिद साहब को, वो वालिद साहब जो वैसे ही एक अरबपति नहीं महा अरबपति इंसान है जिनको पैसे की जरूरत कोई नहीं है, उनका बेटा उनको हर साल जो है वो करोड़ों रुपए के तहफ भेज रहा है। तो क्या ये सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है, ये जज साहब का सवाल था, क्या ये मियां साहब का ही अपना पैसा है जो उनका बेटा उनको वापस भेज रहा है? तो ये तो मरियम की तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई, लेकिन मियां साहब के ऊपर तो सवाल और खड़े हो गए। अल्लाह आपको भी औलाद ऐसी दे जो इतने आपको तोहफे दे, इसमें बुरी बात क्या? अगर बच्चे तोहफे दे ऐसी बुरी बात, बिल्कुल सबको मिलनी चाहिए हर पाकिस्तानी। सर मैं बिल्कुल मैं भी यही दुआ चाहता हूं कि अल्लाह ताला हर एक को ऐसी औलाद दे, सिर्फ वो गिफ्ट देने के सिलसिले में नहीं, तहफ देने के सिलसिले में नहीं, कि वो जिस बिजनेस को हाथ लगाएं वो सोना बन जाए। वो और बात है कि जहां पर भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में हमें नजर आता है, वहां पे दुबई में स्टील मिल लगी, वो उसमें इतना खसारा हुआ कि वो सारी डूब गई और वो कर्जे के अंदर सारा पैसा चला गया। हुदैबिया पेपर ने कर्जा लिया, अल्लाह आपको ऐसे दोस्त दे जैसे कतर के दोस्त है, तो फिर आप असल में जलन का शिकार है। ना आपको ऐसे दोस्त मिले, ना आपको ऐसी औलादे मिले, हर एक को मिलती भी नहीं है। जरा जी लाइटर कामरान, मैं आपको बताऊं, बचपन में हम पढ़ते थे, एक सीरीज थी वो अमीर हमजा की दास्तान, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर होता था अमरो अय्यार। अमरो अय्यार के पास होती थी एक जंबील, तो उसमें हाथ डाल के वो जब चाहे जो भी चीज निकाल सकता था। तो यहां पर भी लगता है कि मियां साहब के पास भी एक कोई जंबील है जिससे जब भी किसी अरब शहजादे की जरूरत पड़े तो वक्त पे कोई अरब शहजादा साहब रिस्पॉन्ड करेंगे तमाम चीजों को, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कभी कतर से आते हैं, भाई आपका ये पॉइंट आ गया, अब मुसद्दिक भाई इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। मैंने भाई दोनों इसलिए कर दे बैलेंस हो जाए, वैसे मुसद्दिक साहब तो नहीं मानेंगे इस बात को कि मैं बैलेंस कर रहा हूं। लेकिन एक मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूं इमरान खान साहब की, ये भी मैं मुसद्दिक साहब से पूछूंगा ब्रेक के बाद कि क्या यही सूरत हाल है प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो नक्शा इमरान साहब ने पेश किया था? वीडियो देख लें फिर ब्रेक लेंगे। का क्या प्रॉब्लम है? ये जो मोटू गैंग है बैठी होती है वहां मरियम साहिबा पूछती हैं, अच्छा जी मरियम बीबी दानियाल आज आपने इमरान को गालियां निकाली हैं? वो आके कहता है मैंने जी बड़ी कोशिश की है, तुम्हें मैं वजीर नहीं बनाऊंगी अगर तुमने उसको सही तरह गालियां ना निकाली। फिर आता है जनाब ख्वाजा साद रफीक, तुमने आज शोर नहीं किया, मुझे आवाजें नहीं आई प्राइम मिनिस्टर हाउस तक तुम्हारी चीखों की। अगर ख्वाजा साद रफीक आपने इमरान को गालियां ना निकाली, मैं बता दूंगी कि प्राइस बॉन्ड से अरबोपति कैसे बने हो। फिर आता है जनाब ख्वाजा आसिफ, बड़ी मोतबर इंटेलेक्चुअल बन के, ख्वाजा आसिफ 480 अरब रुपया तुमने IPPs को जो दिया था, मैं बता दूंगी कितने अरब किधर गए हैं। इसलिए इमरान को तुमने अगर सही तरह गालियां ना निकाली तो मैं पर देख लेना अगली बारी क्या होगा। वह साहिबा बैठी हुई हैं, वो बैठे हुए आके जी इस तरह करके बैठे हुए हैं, हमने जी बड़ा बुरा आज इमरान को कहा, अच्छा फिर तुम्हें कुछ मिल जाएगा। ये हो रहा है यहाँ। मुसद्दिक वली साहब से पूछेंगे जी ब्रेक के बाद, क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस का मंजरनामा ऐसा ही है कि इमरान खान साहब को गालियां देने के लिए टास्क दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब की साहबजादी की तरफ से? इसको रिस्पॉन्स करेंगे डॉक्टर साहब एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क दिया कि ऑफशोर कंपनियां बनाना गैर कानूनी नहीं, लेकिन टैक्स चोरी साथ छुपाना गैर कानूनी है। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई थी इमरान खान साहब की, क्या ये आपके ख्याल में थोड़ी मजाक कर रहे थे या वैसे ऐसे ही होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि टास्क दिया जाता है इस तरह गुजरा को? देखिए, मैं तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं मारते और पत्थर नहीं फेंकते। अपनी हवस इक़्तिदार की हो या दुश्मनी वज़ीर आज़म की हो,
ज़रा किसी की बेटी का तमस्खर उड़ाने या गाली निकालने से पहले थोड़ा सा तवक्कुफ कर लें, एक सेकंड सोच लें कि आप एक इतने बड़े ईमानदार अफसर के बेटे हैं। ज़रा सोच लें एक मर्तबा कि आप किसी की बेटी को गाली दे रहे हैं या उसका तमस्खर उड़ा रहे हैं, क्या आपको ये ज़ेब देता है? आप एक बड़े ख़ानदान से हैं, ऐसा मत करें, ये अच्छी रिवायत नहीं है। और इस बात का इसके अलावा कोई जवाब नहीं। सिर्फ मैं यही कहूँगा कि आप शीशे के घर में बैठें, आप तो ईंटें मार रहे हैं, मत करें ऐसे, ये मुनासिब नहीं है। असद उमर साहब, आपको लग रहा है गैर मुनासिब सी बात की आज इमरान साहब ने? और ये और जिस नून लीग कहती है कि मरीम नवाज साहिबा क्योंकि एक नई होप है नून लीग की तरफ से, तो वो हवास पे सवार है पीटीआई की क़यादत के 2018 को लेके, इसलिए ये कहा या वैसे ही उन्होंने कह दिया ये? क्योंकि बड़ा देखिए, एक मैं आपको बताऊं, एक हमारे माशरे के अंदर एक ख्वातीन का एहतराम का पहलू है जो मेरे ख्याल में हमारे माशरे का बहुत बहुत अच्छा पहलू है और हमें ऐसे ही रखना चाहिए। मैं आपको खुद अपने ज़ाती तौर पे बता सकता हूं, कभी कभी मेरा दिल करता है रिएक्ट करने को मरियम की कोई ट्वीट्स वगैरह देख के, और शायद मुसद्दिक मलिक साहब करें वही बात तो मैं शायद रिएक्ट कर भी जाऊं, वो सिर्फ खातून होने की वजह से कभी कभी मैं रुक जाता हूं। लेकिन मरियम नवाज जो हैं वो एक बेटी की हैसियत से नहीं ऑपरेट कर रही। वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहम लीडर्स हैं उनमें से एक हैं। उनकी एक पब्लिक उन्होंने प्रोफाइल रखी हुई है। इनफैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर तो क्योंकि मियाँ साहब इतने एक्टिव नहीं है तो मरियम ही उनकी प्रॉक्सी हैं और उनका अकाउंट मरियम का जो है वो इफेक्टिवली प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट की प्रॉक्सी है। और वो सियासी बयान भी देती हैं, सोशल मीडिया और मीडिया टीम को वो लीड भी करती हैं, गाइड भी करती हैं। उसके तकरीबन तमाम मेंबरान को मैं जानता हूं, तो ये हकीकत हमें मौजूद पता है। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल है कि वज़रा भी उनके आगे जवाब दिया जाता है, तो वो इट इज नॉट अबाउट किसी बेटी के बारे में नहीं हो रहा, वो एक मेरा सवाल कुछ और के बारे में हो रहा है। आप जो है इतना इन्फ्लुएंशियल समझते हैं उनकी साहबजादी को कि वज़रा भी उनके आगे जवाब दें, या वैसे ही मजाक? इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं, बीच में इसमें तो कोई शक नहीं। और वो ये तो मैं आपको एक से ज्यादा वजीर से आपको कंफर्म मैं डायरेक्ट जो सुन चुका हूँ, एक दो तो बीच में ऑफिशियल भी कर दिया था, अगर आपको याद हो वजीर आज़म मुल्क से बाहर गए थे तो उन्होंने कोई मीटिंग्स वगैरह चेयर भी कर दी थी ऑफिशियली। पूछ के बताइए, लेकिन इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इस वक्त आपने इल्जाम लगाया तो बता दें किन वजीरा की आप बात कर रहे हैं? बताइए किस वजीर, कौन से वजीर उनको रिपोर्ट करते हैं, कौन से वजीर उनको रिपोर्ट करते हैं? सर मैं वजीर रिपोर्ट नहीं करते। वजीर जो हैं अगर उनको गाइडलाइन आती हैं मरियम से तो वो उसको फॉलो करते हैं, और ये एक से ज्यादा वजीर करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मीडिया। ये तो अगर आप इसको डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं क्या आपसे बहस नहीं करना चाहता। ये जो पूरी मीडिया टीम है जिसके अंदर मालूम है जुबैर साहब वहां पे होते हैं, तो आप बताइए कौन से 3-4 वज़रा का नाम बताए ना जो उनके कहने पे चल रहे हैं और अपनी पॉलिसीज चला रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी अगर आपकी जुबैर साहब के साथ कोई तलखी हुई हुई, आप चाहते हैं मैं अपने भाई के खिलाफ बात करूं, तो मैं उनका नाम नहीं आपकी खुशी की नहीं लेने चाहता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। असद उमर साहब, ये जुबैर साहब का मसला उन्होंने उठाया, मैंने बिल्कुल गलत बात, मेरी कोई तलखी नहीं उनसे, मेरी क्या तलखी नहीं, आपने ये मत करें। कामरान साहब एक मिनट ठहरिए, मुसद्दिक मलिक साहब का नाम लिया, मैंने नहीं लिया। असद उमर साहब को अजीज हैं, नहीं ठहरिए भाई, मैं तो अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा हूं। असद उमर साहब को जुबैर साहब अजीज हैं, उतना ही हमें जुबैर साहब अजीज हैं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि असद उमर का बहुत मोहब्बत का रिश्ता मुझे मालूम है, और हमारा भी उनसे मोहब्बत का रिश्ता है। मैं तो फिर आप उनका नाम ना लें मुसद्दिक साहब, जुबैर साहब आप लोगों का नाम क्यों लिया फिर? आप लोगों का नाम नहीं, आप सुन लीजिए ना जी। नहीं, आप मुझे गुजारिश करने देना। जी बताइए कि वो भी वहां पर होते हैं, मेरी भी असद उमर साहब से एक दोस्ती है, थोड़ी दोस्ती है, एक्वेंटेंसशिप है। जब आप इतनी बड़ी बात करते हैं कि वज़रा जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं मरियम को, तो आपको कुछ इसका थोड़ा सा आपको बताना चाहिए कि कौन से वजीर उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, किस हैसियत में रिपोर्ट कर रहे हैं। आप इस तरह की बात करते हैं, रोज इल्जामात लगते हैं, कोई सबूत नहीं ठीक है सर, ये आपका सवाल आ गया, नहीं है। मैंने पहले भी आपको वही कहा। असद उमर साहब और कामरान साहब, बात ये कि आप मुझे देखें, नहीं सुनिए मेरी बात, आप 3-4 दफा पेंतरा बदल चुके हैं, 3 दफा आप कामरान शाहिद साहब पेंतरा बदल चुके हैं। आपने मुझे ना इजाजत दी जनरल साहब के सवालों का जवाब देने की, आपने फिर 7 पेंतरा बदला। इसको पेंतरा बदलना नहीं होता, ये सवालात गुफ्तगू। अच्छा चलें, ये प्रोग्राम का वो है कंटेंट, पेंतरा मैंने क्या बदलना है? पेंतरा तो आपने वहां बदला है। हम बात आपने पहले एक मिनट सदी साहब, शाहिद साहब आपसे मेरा भी एक सवाल है जी, एक मिनट जी चलिए, आप कामरान शाहिद साहब आपसे एक सवाल मैं पूछ सकता हूं? जी पूछिए असद साहब।
कामरान शाहिद साहब, ये आपने मुस्लिम लीग नून की दुम पर इतना जोर से क्यों पैर रखा है यार? जो आता है वो मुस्लिम लीग नून वाला वो आपको कहता है कि आप बायस हैं और आप एक एंकर के सही किरदार नहीं अदा कर रहे। अच्छा ठीक है, सही जा रहे हैं भाई, आप सही जा रहे हैं। मुसद्दिक साहब मैंने कुछ नहीं कहा, ये फिर मेरे खिलाफ चलेगी बात। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पैंतरा बदलना ये होता है। एक मिनट मुसद्दिक साहब, एक मिनट मेरी बात तो सुन लेना, आपने इल्जाम लगा दिया। कभी आप मेरी बात भी सुनिए। नहीं मैं सुनता हूँ, एक मिनट सुने ना। पैंतरा बदलना ये होता है कि अगर आप असेंबली में खड़े होकर कहें कि मैं नहीं आपका प्रोग्राम है, आप कहिए। अच्छा मुसद्दिक साहब बोले जवाब दें। ये तो साबित हो गया, आप जो कर रहे हैं उससे साबित हो गया। आप कहिए, आपकी बात मैं सुनूंगा, कहिए आप जी। मैंने जी विड्रॉ कर ली अपनी बात, आप बताइए, फरमाइए। नहीं मैंने भी विड्रॉ कर लिया। जनरल साहब की बात को रिस्पॉन्ड कर दें, वक्त बड़ा गुजरा जा रहा है, जल्दी जल्दी। जी देखिए, बात यह है कि आर्टिकल 248 है जो इम्यूनिटी देती है प्राइम मिनिस्टर को। मैंने पहले भी आपको बताया था, प्राइम मिनिस्टर के वकील ने खड़े होकर अदालत में कहा कि आर्टिकल 248 के ऊपर हमने इम्यूनिटी नहीं ली। 66 जो है, मैंने पहले आपको बताया कि वजीर आजम लिख के भी दे दें तो अदालत उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उन्होंने बार बार वकील से मुआवनत मांगी 66 के सिलसिले में, और ये फैसला अदालत का है, वो अडॉप्ट करना। जैसे कि असद साहब कह रहे हैं कि वो तकरीर पढ़ी गई है, इसका मतलब है उन्होंने सुन ली है, फिर तो कोई गिले वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि 5-6 करप्शन के इल्जाम, पहले करप्शन का इल्जाम लगा, उसके बाद टैक्स चोरी का इल्जाम लगा, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा, फिर मनी ट्रेल की बात हुई। ये तमाम कागजात अदालत में जमा करवाएं। आपने मनी ट्रेल का जिक्र किया, मैं जरा आपके सामने वजाहत कर दूं। मुसद्दिक साहब वक्त वजीर आजम पर चला गया, इल्जाम लगाया गया है। जनरल साहब से मैं माजरत कर रहा हूं, चलिए, और अपना भी मैंने क्लेरिफिकेशन नहीं दी जो आपने मेरे पे लगा दिया इल्जाम। और जनरल साहब आपसे माजरत है, ये इस टाइम निकल गया असद साहब और मुसद्दिक साहब गुफ्तगू में। मुझे इजाजत दीजिए जनाब।